तो सभी को गुड आफ्टरनून। सब ठीक हो? ऑल वेल बच्चों, कैसा चल रहा है जीवन, लाइफ? हिंदुस्तानी पर्सन का ये बहुत सिंपल और बहुत ही कॉमन वाक्य है। वाक्य मतलब वर्ड, जैसे बोला क्या हालचाल, कट रही है ना। और सबसे बुरी कन्वर्सेशन तब होती है जब हमारे पास कोई टॉपिक नहीं होता बोलने का और हम कहते हैं और बताओ, और उससे भी खतरनाक आंसर उसका होता है मैं ठीक तू बता। उस समय बड़ी टेंशन हो जाती है, यार अब क्या बोलूं। फिर घुमा फिरा के हम यही कहते हैं और बताओ, है ना। तो और बताओ, ठीक है। तो चलो जी, मेरे पास बताने को बहुत कुछ है तो मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। और बताओ, हम करेंगे क्लास स्टार्ट आज की। यूनिट नंबर 3, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स नाम का ये यूनिट है। कोशिश करेंगे आज इसको काफी हद तक कंप्लीट करने की, शायद आज हो जाएगा, नहीं हुआ तो अगली क्लास में सेल्स ऑफ गुड सेट खत्म हो जाएगा, क्योंकि अनपेड सेलर और ऑक्शन सेल में ज्यादा समय नहीं लगता। तो ठीक है, मैंने आपको स्टार्ट किया ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नाम का टॉपिक, और अभी हमारी कितनी क्लास हो चुकी है इस पर? एक लेक्चर हमारा हो चुका है। तो मैंने कहा था बुक से अभी पढ़ेंगे, और उससे पहले मैंने आपको बताया कि क्या क्या टॉपिक पे बात हुई। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम सेलर टू, और प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप। और रिस्क कौन फॉलो करता है? रिस्क ऑलवेज फॉलो ओनरशिप। अदरवाइज देन मतलब एक्सेप्शन है कि कोई पार्टी है डिफॉल्ट होगी तो रिस्क वही बेयर करेगा जो डिफॉल्टिंग पार्टी है। बट जनरली रिस्क कौन फॉलो करता है? ओनरशिप को। आज ही की क्लास में ये टॉपिक आएगा। फिर हमने बात की गुड्स की ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है। अगर गुड्स स्पेसिफिक और एसर्टेन होता है तो गुड्स को सेलर पहले डिलीवरेबल स्टेट में लाकर सारी कंडीशन खत्म कर कर, मतलब बिना किसी कंडीशन के ओनरशिप इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के समय पर ट्रांसफर कर दी जाती है। ऑल वेल। और अनसर्टेन गुड्स में ओनरशिप ट्रांसफर्ड होती है ओनली व्हेन सेलर पुट्स द गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट विदाउट एनी कंडीशन एंड इंटीमेट टू द बायर। डिलीवरेबल स्टेट का मतलब क्या होता है? तुझे किसने पीट दिया बेटे? तू कल भाग क्यों रहा था इतनी तेज तेज? तो तूने पकड़ तो पाया नहीं वो। डिलीवरेबल स्टेट का मतलब क्या होता है? डिलीवरेबल स्टेट मींस सेलर ने हर वो चीज कर ली जिसके लिए वो क्या हो, लाइबल हो। जैसे गुड्स का आइडेंटिफिकेशन करना, गुड्स का वजन तोलना, गुड्स को पैक करना, ये सारा काम किसका होता है? सेलर का। और अब बायर जो है वो लाइबल है गुड्स की डिलीवरी लेने के लिए। ठीक है, शांत हो जाओ बेटे, भीनी भीनी सी आवाज बंद कर दो। चलो, तो फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा एप्रोप्रिएशन ऑफ द गुड्स। एप्रोप्रिएशन मतलब यूटिलाइजेशन, मतलब गुड्स को आइडेंटिफाई करना, गुड्स को सेलेक्ट करना। सेलर और बायर सब अपने अपने काम कर रहे होते हैं। एक सेल को कंप्लीट करने के लिए हर वो एक्टिविटी जो सेलर और बायर करते हैं, इसको कहते हैं हम एप्रोप्रिएशन। ऑल वेल मालिको, कोई समस्या? और जो लास्ट बात थी हमारी पिछली क्लास की, क्या थी? ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है अगर गुड्स बिका हो अप्रूवल बेसिस पर। और अभी रिवीजन चल रही है, ठीक है। आज की क्लास अभी तक रिवाइज करवा रहा हूं जो पिछली क्लास में कराई थी। सभी आए थे? समझदार बच्चे हो गए हो तुम लोग। मैंने गुड्स अगर अप्रूवल बेसिस पर ट्रांसफर किया है तो ओनरशिप मैं कब दूंगा? बोलो जी।
गुड्स ट्रांसफर किया है कौन से बेसिस पर? तो ओनरशिप, या तो एक टाइम पीरियड फिक्स होगा, उस टाइम पीरियड में मैं क्या दे दूंगा? ओनरशिप दे दूंगा। जैसे कि मैंने आपको अपनी मोटरसाइकिल दी 7 दिनों के लिए, मैंने कहा 7 दिन में आंसर दे देना, और आपने 7 दिनों में आंसर नहीं दिया, तो मान लूंगा आपने गुड्स, या मान लो आपने 7 दिन में आंसर दे दिया, 2-3 दिन में ही फोन आ गया भाई मोटरसाइकिल बहुत अच्छी है। या तो एक लास्ट पॉइंट है, या बायर गुड्स के ऊपर कोई स्क्रैच लगा दे। स्क्रैच मतलब ये नहीं, स्क्रैच मतलब कोई गड़बड़ कर दे गुड्स पे। ऑल वेल भाई, ये हमारी क्लास थी, मतलब यहां तक हम लोगों ने क्लास करी थी। अब पढ़ेंगे आज की क्लास को। तो बेटे क्लास स्टार्ट। सबसे पहला, लॉ रिलेटिंग टू पासिंग ऑफ रिस्क इन सेल्स ऑफ गुड्स। लॉ रिलेटिंग टू पासिंग ऑफ रिस्क इन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सेलर है, ये बायर है। सेल हो चुकी है, बताओ ओनरशिप किसके पास होगी? और गुड्स को कुछ हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? एक सिंपल सा कंसेप्ट है, रिस्क फॉलो करता है ओनरशिप को, बिल्कुल परछाई की तरह। जैसे हमारी परछाई हमारे साथ चल रही होती है, वैसे रिस्क फॉलो करता है किसको? जिसके पास ओनरशिप, रिस्क वहीं पहुंच जाएगा अपने आप। ऑल वेल, जैसे तुम्हारी जिंदगी में टेंशन साथ साथ चलती है ना, कभी अलग होती है, बिल्कुल साथ ही, बिल्कुल चिपक के चल रही होती है। तो सेलर ने सेल करा है तो बायर पे ओनरशिप है, तो फिर लाइबिलिटी भी बायर की होगी। मान लो सेलर ने बायर के साथ में सेल नहीं करा, एग्रीमेंट टू सेल किया, तो ओनरशिप किसके पास होगी? और गुड्स को कुछ हो गया तो लाइबिलिटी किसकी? एक सिंपल कंसेप्ट है, रिस्क फॉलो ओनरशिप। ऑल वेल, लेकिन ये जनरल कंसेप्ट है, पता है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हो आप, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, और बहुत अच्छे से सुनना। जनरली द पर्सन हु इज ओनर ऑफ द गुड्स इज लाइबल, ठीक है, बिकॉज रिस्क फॉलोज ओनरशिप। बट मैंने आपको एक व्हाट आई सेड जनरली बोला है। जनरली वर्ड जहां भी आता है उसके एक्सेप्शंस आते हैं, ये बात मैं पूरी लॉ में आप लोगों को पढ़ाते हुए आया हूं। यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर रिस्क जो है वो ओनरशिप फॉलो नहीं करती है, मतलब ओनर कोई और रिस्क कोई और। ठीक है, पूरा पढ़ा दूं पहले अपनी तरफ से, फिर नोट्स पे जाएंगे। अरे भाई वहीं तो जा रहा हूं, मैंने क्या बोला अभी, पहले पढ़ा दूं। आज तक हुआ है कि बिना एग्जाम्पल के आगे बढ़े? बेटे थोड़ा वेट करो ना, सब्र, आ जाओ आगे। जनरल कंसेप्ट, रिस्क फॉलोज, अब ये भी लग रहा है फीस दे के आया है। ऐसे ही बोल रहा हूं। अच्छा सुनो, रिस्क फॉलोज ओनरशिप। जिस दिन बच्चा फीस देता है ना काउंटर, उस दिन अलग ही छोड़ में चलता है वो क्लास में। अरे तेरी बात नहीं कर रहा तू अपने वो मतलब में वैसी नॉर्मल बात बता। रिस्क फॉलोज ओनरशिप, बेटे आ जाओ, छोड़ो। ओनर ऑफ द गुड्स फॉलो करता है क्या? रिस्क। बट ये जनरल कंसेप्ट है बेटे, इसके एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस मतलब वो सिचुएशन जहां पर ओनर रिस्क को फॉलो, दो एक्सेप्शन बता रहा हूं। नंबर 1, इन द केस ऑफ स्पेशल एग्रीमेंट, इन द केस ऑफ, अब जरा सुन लो कहानी पूरी की पूरी, अब सतर्क हो जाओ, पीछे वालों थोड़ा क्लास में आ जाओ, ठीक है, बहुत देर हो गई।
स्पेशल एग्रीमेंट, ये क्या होता है स्पेशल एग्रीमेंट, ध्यान से सुनना। मान लो कि कोई एक पर्सन है, उसकी कहीं साउथ इंडिया में कोई कपड़ों की दुकान है, साउथ इंडिया में उसको कपड़ों की दुकान है। अब वो पर्सन जीन्स टी शर्ट्स वगैरह बेचता है, तो वो अपनी दुकान के लिए कहीं ना कहीं से जीन्स और टी शर्ट परचेज भी करता होगा, वो रिटेलर है। तो उसे कहीं से पता लगा कि भाई जीन्स और टी शर्ट जो है वो पूरे भारत में सबसे सस्ता जो कहाँ मिलते हैं, टैंक रोड। बताया मैंने पहले भी, अब बता दिए भाई, कल से जीन्स वहीं से लाना है। टैंक रोड दिल्ली में एक जगह है, करोल बाग के पास। हाँ मैं पहले लेकर आया हूँ वहां से, बट वहां थोक में मिलता है। हाँ यस, हाँ तो मैं पहले गया हूँ वहां पर लेने के लिए। अभी सुनो ना सब, तो टैंक रोड के अंदर वहां पर आपको थोक में ही मिलेगा, बट मतलब एक दो पैंट लोगे तो तुम्हें उसी पैंट से बांध के भेज देंगे। टाइम वेस्ट करा साले। अब भाई वो चेन्नई उसकी साउथ इंडिया में कहीं, चलो चेन्नई में तमिलनाडु में कहीं दुकान है, तो उसने सोचा कि भाई दिल्ली से पैंट लेता हूँ, टैंक रोड पर 200-200 रुपए मिल जाती है जीन्स। लेकिन ये मैं दोबारा बोल रहा हूँ, तुम लोगों के लिए नहीं है, होलसेल के लिए, कहीं तुम लोग पहुंच जाओ 200 का नोट लेके, ठीक है। अब वो बंदा आ गया तमिलनाडु से ट्रेन पकड़ के, वहां से आया 2-2.5 दिन में दिल्ली पहुंचा। वहां से बहुत दूर है तमिलनाडु। अब वो दिल्ली आया, तो दिल्ली आते ही सबसे पहले उसका फोन चोरी हुआ जेब से। वेलकम टू दिल्ली, ठीक है। बेटे क्लास हो रही है, मैं समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को। अभी कुछ बोल दूंगा अच्छा लगेगा, 10-20 बंदे अच्छे हंसेंगे। सुनो, डिस्टर्ब नहीं करो प्लीज, बात सुनो जो बोल रहा हूँ। कोई शौक नहीं है मुझे, ऐसे कॉमेडियन नहीं हूं मैं, ठीक है। कुछ समझाना होता है, इन कहानियों के माध्यम से आपको टॉपिक याद रहते हैं, ठीक है। ये तो लॉ तो एक दिन में भी हो जाती है, हमारे एक टीचर ने करवाई थी। बताया था। वो भी टैलेंट है उसके आगे, वो गुटखा खा के पढ़ा रहा था, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक क्लास में खत्म करा दिया था उसने। तो ऐसे नहीं, अभी पढ़ो अच्छे से, दोबारा से। अब डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं क्लास से बाहर करूंगा 1 मिनट में। सर बोलते रहे तो करा तो कभी है नहीं। चलो, तो क्या है कि तमिलनाडु वाला वो बंदा दिल्ली आया, और दिल्ली उतरती पहले तो उसका वेलकम टू न्यू दिल्ली हुआ, उसका मोबाइल फोन गायब किया गया। और दिल्ली वाले बड़े कमीने होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, तुम अपने आप को देख लो शीशे में। फिर क्या हुआ जी, अब उसने कहा चल फोन फान गया कोई बात नहीं, उसने दूसरा फोन खरीदा, साथ में एक चेन खरीदी ताकि फोन बांध सके, और ढूंढते पड़ते पहुंच गया टैंक रोड। टैंक रोड से उसने 5,000 जीन्स खरीदी दुकान के लिए अपनी, और 7,000 टी शर्ट खरीदी। तो परचेज करी उसने, तो ओनरशिप किसको मिल गई होगी, बायर को। लेकिन बायर ने खरीदते वक्त एक कंडीशन रखी, एक एग्रीमेंट बनाया कि देख भाई मैंने तेरे से ये खरीद रहा हूं, लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक इस ट्रेन में मैं जा रहा हूं, वहां तक ये सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। बोलो यस तो खरीदूंगा, वरना नहीं खरीदूंगा। सेलर भी सोच रहा है भाई 10,000 जीन्स खरीदा है, तो कोई सेलर ने बोला डन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक मैं पहुंचाऊंगा तेरा सामान। तो दोनों के बीच में क्या बना, स्पेशल एग्रीमेंट बना। बताओ ओनरशिप किसके पास है, बायर के पास। अरे बोल रहा हूं ना, बायर ने खरीद लिया है भाई। वो तो अलग, वो डिपेंड करता है उनके एग्रीमेंट पे, वो तो अलग चीजें हैं। सुनना ध्यान से, ओनरशिप तो बायर को मिल गई ना। चलो इसके एग्जाम्पल के बाद एक और दूंगा एग्जाम्पल, ओनरशिप किसको मिल गई, बायर। अब रास्ते में मान लो बंगला साहिब की रेड लाइट पे नई दिल्ली स्टेशन पहुंचने से पहले वो सामान चोरी हो गया,
पीछे से वो जीन्स गायब हो रही है धीरे धीरे और ट्रक चल रहा है। अब स्टेशन पहुंचे, देखा तो कुछ है ही नहीं, जीन्स वीन्स कुछ नहीं है। तो अब इसका रिस्क कौन बियर करेगा? ऑल वेल। चलो ये तो थोड़ा सा इलॉजिकल एग्जांपल है, चलो लॉजिकल देता हूँ बढ़िया वाला जो सबकी लाइफ में होता है। तुम में से कोई अपने मम्मी पापा के साथ कोई फ्रिज, ओवन, टीवी, वॉशिंग मशीन खरीदने गया? बड़ा मजा आता है ना वहां जाके। क्यों आता है मजा? है अच्छा लगता है ना वो बड़े, लेकिन बड़े स्टोर में जाओ, रिलायंस डिजिटल जाओ, क्रोमा में जाओ, मजा आता है वहां देखने। हम खामखा की पूछते हैं ना उनसे ये कितने का है, जब वो भी तुम्हें देख लेते हैं ये साला टाइम पास है। उन्हें भी पता है कुछ नहीं लेगा, वो भी मुंह तड़ा टेढ़ा करके बोलते हैं 65,000। और अच्छा कस्टमर आएगा, मैम 65,000, और तुम आए तो 65,000 रुपए। ठीक है, तो उनका लैंग्वेज चेंज हो जाता है। अभी सुनना, आगे बढ़ते हैं। और तुम लोग गए हो ना घर वालों के साथ में, तुम मम्मी पापा के साथ गए, अब तुम गए वॉशिंग मशीन लेने और एक फ्रिज लिया तुमने। तो भाई फ्रिज था, मान लो 40,000 का फ्रिज था, 25-30 की वॉशिंग मशीन भी आई जाती होगी, 20-25 हजार की आ जाती, ऑटोमेटिक 25,000 की। तो 65,000 रुपए की तुम्हारे फादर ने पेमेंट कर दी। अब बताओ, पापा हनुमान है और तुम्हें ला दी तुम्हारे कंधे पे वॉशिंग मशीन और खुद के कंधे पे फ्रिज। चल बेटा घर की तरफ चलते हैं। देखा है किसी को, कोई परिवार को फ्रिज लादते हुए आराम से आ रहे? वो घर तक पहुंच नहीं पाएंगे। और जैसे उन्होंने फ्रिज लादा है ना, वैसे उनको लादना पड़ेगा 4 बंदों के साथ, है ना। रास्ते में स्मॉल हार्ट अटैक भी आ गया, बंदा गया। अभी सुनना, बताओ ओनरशिप किसके पास आई? और सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है या नहीं? ये सेलर को फ्रिज उठा के बोलता है लो ले जाओ, जाओ आपकी जिम्मेदारी, हटाओ जल्दी हटाओ, हमारा स्पेस गिर रहा है। अब रास्ते में वो रिक्शे विक्शे में भेजता है सेलर सामान, चोरी हो गया रिक्शे से या डैमेज हो गया, कौन बियर करेगा? मालिक कौन है? आगे समझ। ये लॉजिकल था, पहली बात हो गई स्पेशल एग्रीमेंट। अब एक दूसरी बात करते हैं। इन केस ऑफ, इसको क्या हो गया, नेग्लिजेंस, रिस्क बॉर्न बाय डिफॉल्टर। क्या हुआ? नेग्लिजेंस हुआ है। नेग्लिजेंस समझते हो? अब क्या है कि बायर ने गुड्स खरीद लिया, बायर को कहीं जाना पड़ गया या बायर गुड्स थोड़ा भारी था, बायर ने कहा कल मैं गाड़ी लेकर आऊंगा तो ये सामान ले जाऊंगा। ओनर कौन बन गया? बायर। अब सेलर को, क्योंकि बायर कल आएगा तो सेलर की जिम्मेदारी है ना वो प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस केयर कर कर सामान को तरीके से रखे। अब सामान जो है वो बिक गया है तो अब सेलर भी फ्री हो गया, सेलर ने बाहर रख दिया सामान, चौक पे रख दिया कि कल सुबह आएगा ले जाएगा। अब सुबह होने तक कितने लोग आएंगे रात में ये तो भूल ही गया वो। चोर जो है वो रात ही को निकलते हैं। असल में चोर रात को नहीं निकलते, रात को जो जा रहा होता है उसकी मेंटेलिटी चोर वाली हो जाती है। असलियत ये है, वो कहीं जा रहा है अपना काम से, देखा तो सामान पड़ा, इधर उधर देखा कोई नहीं है, चलो भाई उठा लिया। सर्दियों में चोरियां क्यों बढ़ जाती है? सर्दियों में चोरियां इसलिए बढ़ती है, बंदों की शक्ल तो दिखती नहीं है, वो मंकी सी कैप पहन पून के मफलर वफलर लेके ऐसे चल रहे होते हैं, सामान भी उसी में छुपा लेते कंबल में, चलो जी। तो रात में चोरों की मेंटेलिटी चेंज हो जाती है असल में लोगों की। हर कोई चोर नहीं होता, सबको चोरों की नजरों से मत देखा करो। तू मुझे क्यों देख रहा है बे? आगे बढ़ते हैं। इन द केस ऑफ नेग्लिजेंस, रिस्क इज बॉर्न बाय डिफॉल्टर। इट मींस व्हाट? सेलर। सेलर के पास बायर की गुड्स की कस्टडी है का मतलब ये थोड़ी है कि वो उसको कहीं भी रख दे, है ना। समझ में आ रही है बात? अभी मेरा मोबाइल फोन उधर चार्ज पे लगा हुआ है, क्यों बे?
क्यों तूने फोन हटाया? सीरियसली? बेटे देखियो जरा फोन हटा हुआ है क्या? मेरा फोन चार्ज पे लगा है नहीं लगा? और ले ही हो लगा है? कितना मारूंगा। अभी सुनो, अरे सुन ले, हेडफोन। तो मैं ये कह रहा था कि अब फोन उधर चार्ज पे लगा है। अब वैसे जनरली क्या है वहां पर, वो जगह किसकी है? वो मैडम मैम की वो लोकेशन है, वो अड्डा पूरा मैम का है। ठीक है। अब मेरा फोन है तो मैम मेरे फोन के साथ ऐसे थोड़ी कैच कैच खेलेगी, नहीं ना। अब उन्हें पता है कि ये फॉर द टाइमिंग थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर है। तो कोई भी सेलर जो बंदा होता है वो अगर ओनरशिप बायर को दे दे लेकिन कस्टडी सेलर के पास है, तो वो नेग्लिजेंटली अपने पास गुड्स नहीं रखेगा। ऐसे हवा में उड़ा रहा है, कैच कैच खेल रहा है, पानी में डाल के साफ कर रहा है फोन, नहीं नहीं, नहीं ये गलत बात है। ठीक है, ये दो इसके क्या हो जाते हैं, एक्सेप्शन। आ जाओ जरा पढ़ते हैं। लॉ रिलेटिंग टू पासिंग ऑफ रिस्क इन द केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स। तो जनरल कंसेप्ट, द ओनर ऑफ द गुड्स बियर एनी रिस्क ऑफ लॉस ऑब्लिक डैमेज ऑफ गुड्स। ठीक है, कोई भी लॉस या कोई भी डैमेज होता है तो वो कौन बियर करेगा? ये बंदा करेगा, ओनर। अब इसका एक्सेप्शन है, व्हेन रिस्क डज नॉट फॉलो, नंबर ए, इन द केस ऑफ, if there is any special agreement between buyer and seller, then risk will be borne by person named in the, जिसका स्पेशल एग्रीमेंट में नाम हो वो बंदा रिस्क बियर करेगा। एग्जाम्पल है देखना, एस ऑफ कालका जी दिल्ली सोल्ड गुड्स टू बी ऑफ बिहार। एस पुट्स द गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट इन कालका जी एट हिज प्लेस ऑफ बिजनेस। However, they agreed that S will bear risk up to New Delhi railway station. Now, risk up to New Delhi will be borne by S, and risk thereafter will be borne by the owner, that is B. तो नई दिल्ली पहुंचने तक कोई सामान में प्रॉब्लम आ गई तो ओनर तो बी है, बट फिर भी लाइबल ये बंदा होगा एस। ठीक है, समझ में आ गया। और दूसरा है रिस्क इज बॉर्न बाय, तो ये कहता है इवन इन केस ऑफ सेल वेयर ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड टू बायर, द सेलर रिमेन्स लाइबल फॉर सेफ कस्टडी ऑफ गुड्स। सेलर जो है वो सेफ कस्टडी के लिए क्या होगा, लाइबल होगा। इट इज हिज ड्यूटी टू मिटिगेट द लॉस, इफ द सेलर वर्क नेग्लिजेंटली देन रिस्क विल बी borne बाय द सेलर हिमसेल्फ। और अगर सेलर ने नेग्लिजेंटली काम किया तो फिर रिस्क जो है वो सेलर बियर करेगा। आ गया बच्चों? कोई, हाँ कोई अगर रीजनेबल केयर करिए और फिर भी कोई दिक्कत आई तो फिर सेलर की जिम्मेदारी। जैसे कि मान लो मैंने एक मोटरसाइकिल अपने दोस्त, मान लो मोटरसाइकिल बेच दी, ओनरशिप बायर पे है, उसने कहा कि मैं एक हफ्ते बाद आके ले जाऊंगा। तो मैंने प्रॉपर तरीके से बाइक को लॉक करके अपने पार्किंग एरिया में सुटेबल जगह पर खड़ा किया, और फिर भी रात को चोर आके उठा के ले गए, तो यहाँ अब मेरी कोई गलती नहीं मानी जाएगी, बशर्ते चोरों को मैंने इनविटेशन ना दिया हो। कई बार ऐसा भी हो जाता, क्राइम पेट्रोल में बहुत देखा है। चलो जी आगे बढ़े। अब अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हु कैन ट्रांसफर ओनरशिप। ओनरशिप कौन ट्रांसफर कर सकता है? ओनर, जो गुड्स का मालिक होगा वही ओनरशिप दे सकता है या कोई भी? जनरली वही बंदा जिसपे गुड्स की, तो देखो फिर मैंने यहां पर वर्ड डाला जनरली। हाँ, और इसी का एक्सेप्शन ही तो एग्जाम में आते।
देखो जनरली तो सिर्फ ओनर ही ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है। बहुत सिंपल सा एक वर्ड है, एक लैटिन प्रोवर्ड है, नेमो डेट क्योर्ड नॉन हैबिट। रिपीट कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। बहुत फेमस एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम होता है नेमो डेट क्योर्ड नॉन हैबिट। इसका मतलब नो वन कैन गिव समथिंग टू अदर विच ही हिमसेल्फ नॉट वैल्यू। कोई बंदा दूसरे पर्सन को वो चीज दे ही नहीं सकता जो उसके पास है ही नहीं। अब मैं तुम्हें लॉ पढ़ाने आ जाऊं लेकिन मुझे आती नहीं है, तो क्या पढ़ाऊंगा भाई? समझ गए? उल्टा सीधा बोल बाल के चले जाओ। कई ऐसे लोग हैं जो पढ़ाते हैं बट पता नहीं क्या पढ़ाते। मैं एक्सपीरियंस बंदा हूं, चलो एक्सपीरियंस नहीं भी हूं, नए टीचर भी आते हैं, बट उसको नॉलेज तो हो। आ गया समझ में? अगर कोई सेलर गुड्स का ओनर नहीं है तो वो दूसरे को ओनरशिप दे कैसे सकता है? क्लियर है? तो जनरल कंसेप्ट देखो लिखा है, ओनली ओनर कैन ट्रांसफर द ओनरशिप, सो seller must be owner of the goods. It means a person who is not owner of the goods but sell cannot transfer ownership. This concept is based upon a Latin proverb that is nemo that cured non. No one can give something to any person what he himself. समझ गए मालिको? ये तो बड़ा आसान सा पॉइंट है, लेकिन ये जनरल कंसेप्ट है। अब इसके एक्सेप्शंस की बात करते हैं। पेपर में आने लायक एक्सेप्शंस है, बहुत अच्छे से सुनना। एक दो तो पहले बिना नोट्स दिखाए बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट है, यानी कि अब मैं वो सिचुएशंस बता रहा हूं जहां पर एक नॉन ओनर, जो ओनर नहीं है, वो भी ओनरशिप को ट्रांसफर कर सकता है। अब जो सिचुएशन बताऊंगा बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से। नॉन ओनर भी ट्रांसफर कर सकता है ओनरशिप, नंबर वन, जब वो सेल कर रहा है कोई मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल मतलब होता है बिजनेस एजेंट। अब जैसे टाटा की गाड़ियों का मालिक रतन टाटा है, टाटा की कंपनी है, लेकिन उनका सेल क्या एजेंट नहीं करते? गैस, भारत गैस होती है, इंडियन गैस, एचपी गैस, बट उसका सेल वो एजेंसी नहीं कर रही होती। हमने वो प्रिंसिपल एजेंट में भी बताया। मतलब एजेंट बंदा प्रिंसिपल के बिहाफ पर कुछ बेच सकता है या नहीं, लेकिन एजेंट क्या उस गुड्स का ओनर होता है? पहला समझ में आ गया? तो एक्सेप्शंस टू जनरल कंसेप्ट बता रहा हूं। इट मींस व्हेन ए नॉन ओनर कैन वैलिडली ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ द गुड्स, यानी कि कब एक नॉन ओनर गुड्स की ओनरशिप बहुत इजीली ट्रांसफर कर सकता है। तो सबसे पहला है नंबर ए, सेल बाय मर्केंटाइल। यहां तक कोई डाउट आ गया समझ में? घर पे पढ़ते हो तुम लोग, तो टेस्ट इतने बुरे क्यों दिए? चलो तुक्का मार रहा हूं, मैंने देखा नहीं। आगे करते हैं बी पॉइंट। सेल बाय, अरे तुम दोनों भाई साहब हो। सेल बाय वन ऑफ द को ओनर ऑफ द गुड्स। अब ये समझो जरा, एक गुड्स के एक से ज्यादा मालिक हैं, तो मालिक तो एक से ज्यादा है, तो बेचेंगे भी तो सब मिलकर ना। मान लो एक कार के चार मालिक, ए बी सी डी। अब चार मालिक है, एक मलेशिया में रहता है, एक श्रीलंका में रहता है, एक मुंबई में रहता है, और गाड़ी दिल्ली में है, चौथा बंदा दिल्ली में रहता है। क्या? तो बेटे ओनर हुआ ना, अकेला ओनर तो नहीं हुआ। ओनर में बोल तो ना को ओनर, लेकिन वो अकेला थोड़ी बेच सकता है। अब मान लो आपने कोई चीज उसके साथ मिलकर खरीदी, खरीदते वक्त दोनों ने 50-50 दिए, और बेचते वक्त तुम चुपचाप से निकल लिए बेचने के लिए, तो वो तुमसे खफा नहीं होगी? होगी या नहीं? तो फिर आप मालिक हो ही नहीं उसके, आप तो को ओनर हो। को ओनर और मालिक में डिफरेंस नहीं है। आप आधे मालिक हो, पूरे थोड़ी हो, तो फिर पूरा बेच कैसे सकते हो? बेच सकते हो
बशर्ते गुड्स आपकी कस्टडी में हो और आपने बाकी के को ओनर से परमिशन ले ली। अब वो मुंबई वाला दिल्ली थोड़ी आएगा, वो कह रहा है भेज दे, मलेशिया वाला कह रहा है भेज दे, श्रीलंका वाला कह रहा है भेज दे, दिल्ली वाले ने अपने आप को बोला भेज दे, चलो जी भेज दिया उन्होंने, ठीक है, तो नहीं भेज सकते। कुछ मेजोरिटी नहीं, पैसे लेते वक्त ऑल और बेचते वक्त मेजोरिटी, है ना, पैसे लेते वक्त सब दो, बेचते वक्त मेजोरिटी, कभी नहीं चलेगी। समझ गए बात को? ओके, तो ये है सेल बाय वन ऑफ द को ओनर ऑफ द गुड्स। तो कंडीशन है द को ओनर, मेरे गधो इधर आ जाओ, द को ओनर इफेक्टिंग द सेल ऑफ गुड्स मस्ट हैव द गुड्स दैट इज एक्सक्लूसिव कस्टडी ऑफ गुड्स। और को ओनर इफेक्टिंग, जो सेल कर रहा है उसके पास गुड्स की एक्सक्लूसिव कस्टडी होनी चाहिए। पहली बात, जैसे 4 लोगों ने कार खरीदी थी, तो जो बेच रहा है ना उस पर कार होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, द को-ओनर हु इज गोइंग टू सेल द गुड्स हैज ऑब्टेन द कस्टडी फ्रॉम अदर को-ओनर विद फ्री कंसेंट। मतलब बाकी लोगों से पूछ पाछ के आया है वो, ये नहीं छीन के चोरी करके फिर बेच दिया। सही है? एग्जाम्पल है ए बी सी एंड डी आर को ओनर ऑफ ए कार। 4 बंदों ने, क्या खेल चल रहा है, क्या ही बोले, दुम से भी थोड़ा सा आगे नहीं होता। अलग पढ़ाते हुए इतने, मेरी ख्याल से 50 लेक्चर तो तुम्हारे ले लिए होंगे मैंने, है भाई, लॉ के 50 से ऊपर ही लेक्चर हो चुके होंगे। लेकिन 2 या 3 ऐसे प्राणी यहां बैठते हैं जिनको इंसान तो बोलूंगा नहीं, क्योंकि ह्यूमन कतई नहीं है वो, जिन्होंने क्लास का माहौल इतना बुरा कर रखा है, इतने बेशरम हो चुके हो कि क्या ही बताएं। रिजल्ट वाले दिन दिखोगे नहीं, 2-3 दिन तक ना फोन उठाओगे, पहली बार तुम्हें फोन ही नहीं करेगा कोई, गायब हो जाओगे, फिर आओगे वो पढ़ना है सर, अब करेंगे हम। अच्छा नहीं लगता बोलते हुए, और क्लास से भगाऊंगा वो भी अच्छा नहीं है। बड़े हो गए हो तुम लोग, सीनियर हो, कितनी बार बोलूं, चलो पहली क्लास के बच्चे भी इतने सीरियस होते हैं, उनको एक बार बोल दो ना बेटे चुप हो जाओ, वो चुप हो जाते। और तुम 2 या 3 ऐसे हो, इतना इतना गंदा माहौल कर रखा है इस क्लास का, बाकियों को डिस्टर्ब करते हो, मन से गाली देते होंगे बाकी के बच्चे, दिल से देते होंगे, दिल से। तो कभी भी ऐसी पर्सनैलिटी हमारी होनी नहीं चाहिए जो हम दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। खुद की तो वैल्यू वर्थ है नहीं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, बाकी चीजों की नहीं। होंगे तुम लोग घर में होंगे, तुम्हारे पापाओं का बिजनेस होगा, ये होगा, अलग होगा, तुम जिस जगह पे आए हो यहां बताओ तुम्हारी क्या औकात है? कुछ नहीं है तुम्हारी औकात, मजबूर कर देते हो बोलने के लिए क्लास के अंदर। डिस्टरबेंस, इतनी ज्यादा डिस्टरबेंस, और 1-2 ही ऐसे दांत फाड़ते हैं, चल कुछ हो, दांतों में भी कुछ क्वालिटी हो, गंदे से दांत वही फाड़ते रहेंगे, छुप छुप के ऐसे हंसेंगे, कुछ नहीं, तुम पे हंसेंगे दूसरे लोग, देखना तुम। और इसको एज चैलेंज लो, मुझसे बोलो कि सर नहीं हंसेंगे कोई भी, मैं अब बन के दिखाऊंगा सीए। चैलेंज लो हमारी बात, मैं बोल भी इसलिए रहा हूँ तो ताकि सुधर जाओ गधो। आ जाओ एग्जाम्पल, ऑप्शन मत रखो इसको उसको, पूरा माहौल खराब कर देते हैं, पूरा मूड बना होता है पढ़ाने का, सब ऐसे कचरा कर देते, बेवकूफ कहीं के। तो मैं ये बात पढ़ा रहा हूँ, क्या मन नहीं करता तुम लोगों से बात करने का, क्योंकि तुमने सॉरी भी इतनी बार बोला हुआ है कि अब लाइटली लिया जाता है, तुम्हें कोई मतलब नहीं है, कोई वर्थ नहीं है तुम्हारी, मतलब पर्सनली मेरी नजरों में तो है ही नहीं। हु कैन ट्रांसफर ओनरशिप,
तो जनरल कंसेप्ट ये कहता है ओनली ओनर कैन ट्रांसफर द ओनरशिप. So seller must be owner of the goods. It means a person who is not owner of the goods but sales cannot transfer of ownership of the goods. This concept is based upon the general concept nemo that cured non habit. Latin word है no one can give something to other which he himself not value. इसके एक्सेप्शंस हम पढ़ रहे हैं. एक तो सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट है और एक सेल बाय वन ऑफ द को-ओनर. दो पॉइंट समझ में आ गए. एग्जाम्पल यहां पर दे रहा है ए बी सी एंड डी आर को ओनर ऑफ ए कार. सपोज ए इज इन एक्सक्लूसिव कस्टडी ऑफ कार विद द कंसेंट ऑफ रिमेनिंग को ओनर. हियर ए कैन ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ द गुड्स टू एनी. समझ गए जी. आगे बढ़ते. अब है सेल बाय स्टॉपेल. क्या ये वर्ड हमने पढ़ा हुआ है? इसका मतलब था, ये मैंने बहुत तगड़े तरीके से पढ़ा है. स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग मतलब गुड्स के ओनर ने अपने कंडक्ट से किसी दूसरे पर्सन को ये परमिशन दे दी कि तू गुड्स बेच ले. तो जिसने बेचा बेशक वो ओनर नहीं है लेकिन सेल ओके. याद करो मैंने पढ़ाया था. मेरी मान लो शॉप है. मेरी शॉप पे मेरा एक मित्र आ गया, बैठ गया. इतने में कोई कस्टमर आया और कस्टमर को सामान उसने बेच दिया. लेकिन वो मित्र मेरा ओनर तो नहीं है गुड्स का. बट मैंने अपने कंडक्ट से ये इशारा किया यस ऑल वेल. ठीक है. तो देखो ये एस्टॉपेल मैंने पहले कई बार बताया हुआ है. When the owner of the goods by his conduct make the buyer to believe that seller is his agent, then ownership is transferred to buyer. Owner cannot refuse that seller was his. जैसे एस ने बेचा मोबाइल एम का बी को. एस ने एम का मोबाइल बी को बेचा इन द प्रेजेंस ऑफ एम. एम वहीं खड़ा है. नाउ बी विल गेट गुड टाइटल. इवन एस जो है वो ट्रू ओनर नहीं है लेकिन एम अपने इशारों से ये बताना चाह रहा है कि मैंने ऑथराइज कराया इसको कि तू बेच दे. समझ गए. चलो अगला सुनो. तीन क्या नाम हो गए? सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, सेल बाय वन ऑफ द को-ओनर, सेल बाय स्टॉपेल. चौथा सुनो. जब भी कोई बिजनेस लिक्विडेट होता है, कंपनी की बात करते हैं. चलो कुछ बच्चों ने कंपनीज एक्ट पढ़ा होगा, कुछ ने नहीं पढ़ा. एक कंपनी जब वाइंडिंग अप होती है ना, कंपनी का मतलब बंद होते हैं. तो जब वो कंपनी बंद होती है तो बंद करने के लिए कोर्ट से एक बंदा आता है, उसको लिक्विडेटर कहते हैं. लिक्विडेटर उस बिजनेस की सारी एसेट्स को बेचता है और लायबिलिटी को डिस्चार्ज करता है. क्या लिक्विडेटर ओनर होता है? बट उसको अथॉरिटी है. तो सेल बाय लिक्विडेटर. तो देखो लिखा है ए लिक्विडेटर कैन सेल द गुड्स ऑफ द इंसॉल्वेंट पर्सन. किसी भी इंसॉल्वेंट पर्सन के गुड्स को लिक्विडेटर जो है वो इजीली बेच सकता है. ई पॉइंट है सेल बाय गवर्नमेंट ऑफिसर ऑब्लिक कस्टम ऑफिसर. अब क्या है भाई, आप कहीं विदेश से आए, मान लो ऑस्ट्रेलिया से आए, बढ़िया शॉपिंग वॉपिंग करके. अच्छा, तो आप पता है, आप अगर शॉपिंग करके आते हो, महंगा सामान खरीद के लाते हो, तो ये कानून है कि आपको भारत के अंदर एंट्री करने पर कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी. या मान लो मैं एक बिजनेस पर्सन हूं, मैंने इंपोर्ट किया बाहर से बहुत सारा, एक पूरा शिप भर के इंपोर्ट किया, तो मुझे पहले क्या देनी पड़ेगी. और मान लो कस्टम ड्यूटी मैंने नहीं पे करी तो मेरा सारा सामान क्या हो जाएगा, सब कुछ सीज हो जाएगा. अब सीज होने के बाद वो कुछ टाइम वेट करेंगे कि भाई आके अपनी ड्यूटी पे कर जा. और अगर मान लो कुछ समय तक नहीं आया तो बाद में वो उस सामान को क्या कर देते हैं, ऑक्शन कर देते हैं, बेच देते हैं. तो जिन्होंने ऑक्शन किया या बेचा, क्या वो ओनर है? तो कह रहा है एनी गुड्स विच इज सीज्ड बाय कस्टम ऑफिसर और गवर्नमेंट ऑफिसर कैन बी सोल्ड बाय
दिस इवन दो दे आर नॉट ओनर। ऑल वेल भाई। अब अगला है सेल बाय फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। अब मान लो मुझे किसी के 100 किलो टमाटर मिल गए अब भाई पेरिशेबल नेचर का है, मैं ढूंढ रहा हूं भाई किसके है, ले जाओ। जैसे इसने 100 का नोट दिया था ढूंढ के, अब याद आ गया, अच्छा वो बेटे इधर आओ, ये ले। मैं कल भी भूल गया देना। मैं तो सोच रहा था 100 रुपए में 200 अपने मिला के सबको समोसे खिलाता, बट अभी भी ले लो, अब तेरे तू दे 100 अरे सुनो, सेल बाय गवर्नमेंट ऑफिसर ऑब्लिक कस्टम ऑफिसर, तो सॉरी सेल बाय फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स की बात करें। अब मेरे को किसी का खोया हुआ सामान मिल गया, मैंने प्रयास किया उसके सही मालिक को ढूंढने का, मैंने आवाज भी लगाई किसका टमाटर है भाई, ले लो भाई, मैंने पूरी आवाज ठीक है, बट मेरे को ट्रू ओनर मिला ही नहीं, तो अब क्या करूं, बेच दूंगा, तो मैं मालिक तो नहीं, फिर भी बेच सकता हूं। तो सेल बाय फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स कह रहा है, इफ फाइंडर ऑफ गुड्स हैज द पावर टू सेल गुड्स अंडर सर्टेन विच आर एज फॉलो। पहली बात, अगर मालिक नहीं मिला तो, और अगर मिल गया तो मालिक ने लीगल चार्जेस नहीं दिए। अब किसी का खोया हुआ सामान मुझे मिला, तो मैं उसको लौटाने गया तो मेरे पैसे खर्च हो गए, अब वो कह रहा है नहीं खर्चा तो नहीं दूंगा, ये तो तेरा कर्तव्य है। उसने भी मान लो फोन मिला था दीवार पे दे के मारा, कहता ये मेरा कर्तव्य ये था, साले तेरे पास आयो तेरा मोबाइल फोन देने और तू मेरे को मेरे खर्चे भी नहीं दे रहा। एंड द लास्ट वन इज पेरिशेबल नेचर होता है तो फिर आप बेच सकते हो, इसीलिए एग्जाम्पल मैंने टमाटर बोला था। ऑल वेल। अगला वाला आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, सेल बाय पॉनी, मतलब मैंने किसी को अपना गुड्स गिरवी रखा, उस बंदे के पास पैसे लिए मैंने उससे, 2 महीने का समय दिया, मैं 2 महीने बाद पेमेंट नहीं कर पाया, उसने मुझे, जिसके पास गिरवी रखा है उसको बोलते हैं प्लेजी या पौनी बोलते हैं, उसने मुझे नोटिस दिया कि भाई पैसे दे दो, मैंने फिर भी नहीं दिया, तो उसके पास अधिकार है, वो हमारे सामान को क्या करेगा, क्या वो ओनर है। और अगला है सेल बाय अनपेड सेलर, ये पढ़ेंगे हम कहां पर, यूनिट नंबर, अभी खत्म नहीं हुआ यूनिट, यहां तक ओके। अब है हमारा रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, बस ये थोड़ा सा है, कुछ GH पॉइंट तक है, ये सुन लो बस, 2-3 पेज का है। डिलीवरी ऑफ गुड्स के रूल्स क्या क्या होते हैं, बहुत आसान है, ये लिख रहा है, पेज लग रहे होंगे 3 है, बट ये होगा मेरे ख्याल से 10 मिनट का टॉपिक। पहले ये बताओ गुड्स की डिलीवरी का मतलब क्या होता है। इट मींस वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स बाय सेलर टू, ऑल वेल। अब आगे सुनना, क्वेश्चन ये है कि डिलीवरी के रूल्स क्या है। सबसे पहला कॉन्करेंट कंडीशन, कनकरेंट का मतलब होता है साथ साथ, दोनों की सहमति, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, मतलब एग्रीमेंट में अगर कुछ और लिखा हो तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो लिखा है फिर तो वही फॉलो करेंगे, कुछ नहीं लिखा तो जनरल कंसेप्ट ये एक हाथ दे और एक हाथ ले, नहीं समझे, प्राइस लेगा और डिलीवरी करेगा, या डिलीवरी करेगा और प्राइस लेगा इमीडिएटली, ऑल वेल। हाँ एग्रीमेंट में मान लो लिखा हो कि भाई पैसे 20 दिन बाद दूंगा, तो अलग बात है, डिलीवरी अभी दो 20 दिन बाद पैसे दूंगा, वो अलग बात है, बट जनरली अगर कहीं कुछ नहीं लिखा तो कंकरेंट मतलब एक साथ, मैं तुझे सामान दूंगा तू मुझे क्या देगा, पैसे देगा, ऑल वेल। तो कंकरेंट कंडीशन कह रहा है अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन डिलीवरी एंड पेमेंट ऑफ प्राइस आर ओनली कंकरेंट कंडीशन, दैट इज seller shall be ready and willing to deliver possession to the buyer in exchange for the price and buyer shall be ready and willing to pay the price in exchange of possession of। जैसे किसी फेमस कचौड़ी वाले के पास जाओ खाने कचौड़ी,
वो कचौड़ी की प्लेट लगाएगा, पहले देगा वो पैसे। देखना उत्तर प्रदेश की कई जगहों पर मैंने देखा है, वो पैसे लेगा वे कचौड़ी देगा। समझ गए? ओके। तो रूल्स है डिलीवरी के, एक कंकरेंट कंडीशन होता है, पहली बात तो ये। अब मान लो कि सेलर ने बायर को पार्ट डिलीवरी कर दी। क्या करी? जब बात फुल डिलीवरी की हुई है तो पार्ट डिलीवरी का क्या करूं मैं? ये दाल मखनी और रोटी मंगाई, वो दाल मखनी लिया है, कह रहा सर रोटी सुबह आएगी। मैं मुंह पे ही फेंकूंगा उसके दाल मखनी। है ना? तो देखो, पार्ट डिलीवरी को डिलीवरी मान लेंगे। डिलीवरी ऑफ ए पार्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मे अमाउंट टू डिलीवरी ऑफ द होल इफ इट इज सो इंटेंडेड एंड, मतलब बायर ने बोला है, सेलर ने बोला भाई धीरे धीरे करके सामान पहुंचाऊंगा, बायर बोला ठीक है कोई बात, ऑल वेल। जैसे मैंने फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी खरीदा, सेलर कह रहा है भाई फ्रिज और वॉशिंग मशीन आज पहुंचा दूंगा, टीवी कल पहुंचाऊंगा, एक साथ पहुंचाते हैं, टीवी की स्क्रीन को डैमेज होने का खतरा रहता है। महंगा, ठीक है भाई, तो एग्री है। पार्ट डिलीवरी को डिलीवरी नहीं मानेंगे जब पार्ट डिलीवरी, अब खुद ही सोचो, मैंने दाल मखनी और बटर नान मंगाई और वो बटर नान लिया है, कह रहा सर दाल मखनी थोड़ा 1 घंटे बाद, तब तक आप रोटी के सामने बैठो, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? वहां कोई डिलीवरी नहीं है। अच्छा, डिलीवरी के लिए जनरली कौन अप्लाई करता है? जैसे डाउट कौन पूछता है? टीचर बोलता है ग्रुप में, बेटे पूछ लो प्लीज, पूछो ना, मैं फ्री, पूछो पूछो, बोलता है कोई टीचर? स्टूडेंट बोलता है ना सर ये बता दो। जनरली बायर को ही अप्लाई करना पड़ता है डिलीवरी के लिए। कौन करेगा? अनलेस अदरवाइज एग्रीड। नंबर 4, डिलीवरी का प्लेस क्या होना चाहिए भाई? डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड एट द प्लेस वेयर विच दे आर एट द टाइम ऑफ, गुड्स यही है, बात तूने यही करी, पकड़ सामान पैसे दे जा। और एग्रीमेंट हुआ है तो जिस जगह पर क्या हुआ है? एग्रीमेंट। और मान लो कोई फ्यूचर गुड्स है तो एट द प्लेस एट विच दे आर मैन्युफैक्चर, और जहां मेरी मैन्युफैक्चरिंग होगी तू आ और ले जा सामान। डन भाई। टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होगी? अगर टाइम फिक्स है तो फिक्स टाइम में, फिक्स नहीं है तो, अब रीजनेबल टाइम वेरी करता है, सिचुएशन के हिसाब से वेरी करता है, सबके लिए समान एक जैसा रीजनेबल टाइम कभी भी नहीं होता। समझ गया भाई? अगर गुड्स थर्ड पार्टी की पोजीशन में होगा तो सेल तभी इफेक्टिव मानी जाएगी, डिलीवरी तभी इफेक्टिव मानी जाएगी जब थर्ड पार्टी पहले एक्नॉलेजमेंट देगा। जैसे मैंने तुम्हें बोला भाई हर्ष से जाके सामान ले लो, तो पहले मैं बात करवाऊंगा, हर्ष बोलेगा हाँ भाई मेरे पास सामान है आ जाओ, बिना एक्नॉलेजमेंट के। देखो ये ना जनरल लाइफ के रूल है, ये आपको आप लिंक भी कर पा रहे होगे, ये सारे जनरल लाइफ के रूल हैं जो आप लोगों के ऊपर अभी इस चैप्टर में एप्लीकेबल होंगे। ठीक है? एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी कौन बियर करेगा? सेलर, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। डिलीवरी जो है, तूने पूछा था ना मुझसे, डिलीवरी सेलर बियर करता है, वो अपनी कॉस्ट में ही लगा लेता है वो सब कुछ, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। अब जैसे जोमेटो है, जोमेटो अलग से बोलता है भाई डिलीवरी चार्जेस, अमेजोन अलग से बोलता है, सही है? और डिलीवरी अगर रॉन्ग क्वांटिटी की कर दी तो बायर पे ऑप्शन है, अगर उसके पास रॉन्ग क्वांटिटी पहुंच गई तो, मान लो कम पहुंच गई क्वांटिटी, बायर ने मंगाई 6 बटर नान, पहुंच गई 4, वो कहा छोड़ अब मेरा पेट भर जाएगा 4 में, या बोलेगा है कैसे भेज दी इसने 4? मतलब दोनों ऑप्शन है, एक्सेप्ट भी कर सकता है और एक्सेस डिलीवरी हो गई तो भी दोनों ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, या तो सबको रिजेक्ट कर दे, या सबको एक्सेप्ट कर ले, या जितना चाहिए था उतना रखकर बाकी वापस कर दे, अगर एक्सेस डिलीवरी हो गई मेरे पास। और मान लो मिक्स्ड डिलीवरी हो गई तो मैं जितना मेरे को चाहिए मैं रख लूंगा, बाकी वापस दे दूंगा। या मान लो मिक्स डिलीवरी है, मैं छान ही नहीं पा रहा हूं, छांट ही नहीं पा रहा हूं, तो पूरा ही क्या कर दूंगा,
इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, भाई जनरली इंस्टॉलमेंट डिलीवरी नहीं होती अनलेस अदरवाइज एग्रीड। इंस्टॉलमेंट समझ गए, मैंने 100 यूनिट का ऑर्डर किया, उन्होंने 10 आज दिए, 10 कल दिए, 10 परसों दिए, अगर मैं अलाउ कर रहा हूं तो फाइन, अलाउ नहीं कर रहा तो इंस्टॉलमेंट डिलीवरी वैलिड। क्या बायर गुड्स को एग्जामिन करेगा? यस, बायर पे हमेशा अधिकार है, वो पहले गुड्स को एग्जामिन करता है, जैसे आप लोग डेमो लेते हो, है ना। एंड द अगला है एक्सेप्टेंस ऑफ बायर। द बायर इज डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड द गुड्स व्हेन ही इंटीमेट टू सेलर दैट ही हैज एक्सेप्टेड देम। जब वो सेलर को बोलेगा कि मैंने इसको क्या कर लिया, और when goods are delivered to him he does some action which is inconsistent with the ownership of the seller। वो कुछ ऐसा एक्शन लेता है, जैसे गुड्स मैंने डिलीवर्ड किया, उसे पसंद नहीं था तो वापस कर देता, उसने स्क्रैच मार दिया उस पे, तो भाई अब तू ही रख। when after the lapse of a reasonable time he retain the goods। जैसे अमेजोन ने बोला 7 दिन में, आप 1 महीने बाद याद आया गुड्स वापस करना है, तो क्या अमेजोन लेगा आपका गुड्स? कभी नहीं लेगा। ऑल वेल, क्लियर है। तो हमने इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा? सबसे पहले, क्योंकि ओनरशिप की ट्रांसफरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ये चैप्टर पढ़ी ओनरशिप के ट्रांसफर के लिए रहे। स्पेसिफिक एसर्टेन गुड्स होगा तो ओनरशिप जब ट्रांसफर होगी जब डिलीवरेबल स्टेट में डाल दो विदाउट एनी कंडीशन। क्लियर था? डिलीवरेबल स्टेट का मतलब पड़ा, एप्रोप्रिएशन का मतलब पड़ा। गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस पर ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? जब बायर सेलर को इंटीमेट कर देगा, या इंटीमेट नहीं करेगा, या स्क्रैच मार देगा। रिस्क कौन बियर करता है? रिस्क फॉलो ओनरशिप। लेकिन 2 केस में रिस्क ओनर बियर नहीं करेगा, इन द केस ऑफ स्पेशल एग्रीमेंट और नेग्लिजेंस। हु कैन ट्रांसफर ओनरशिप? तो जनरली ओनली ओनर कैन ट्रांसफर ओनरशिप, लेकिन एक्सेप्शन है, लैटिन वर्ड है, जनरल कंसेप्ट का, नेमो डेट क्योर्ड नॉन हैबिट। एक्सेप्शन क्या है? मर्केंटाइल एजेंट, वन ऑफ द को-ओनर, सेल बाय स्टॉप ए, लिक्विडेटर, गवर्नमेंट ऑफिसर, अनपेड सेलर, पॉनी, ये सब कर सकते हैं। और रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी के कंकरेंट होता है, पार्ट डिलीवरी, मिक्स डिलीवरी, ये सारी बातें हमने करी। तो कुल मिलाकर नोट्स से यूनिट नंबर 3 हमारा ठीक है। अब बुक से यूनिट नंबर 3 करते हैं। तो बुक से मैं आज नहीं कराऊंगा, अगली क्लास में करेंगे, ठीक है।